I think this is a good idea. चलो अपन स्टार्ट करते हैं, फिर क्या काफी लेट हो जाएंगे अदरवाइज बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो अपना कल जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्यूइंग थ्योरी, और क्यूइंग थ्योरी में मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह वहां पे लिखवाए। तुम लोगों ने उन फॉर्मूलाज को याद करने का ट्राई किया क्या? आवाज आ रही है? बस इतना सा बता दो एक बार। यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं होते कोई बात नहीं, अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने को फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें 3 फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे, 1, 4 और 7, और बाकी उन्हीं फॉर्मूला से ही बाकी फॉर्मूला भी बन जाते हैं। ठीक है, 1 से 2, 3 बनता है, 4 से 5, 6 बनता है और 7 से 8, 9 बनता है। तो उन्हीं फॉर्मूला से वो फॉर्मूलाज भी कंप्लीट होते हैं। सर ये 6th वाला बताना एक बार समझाना। 6 वाला? हाँ ठीक है, चलो इसका इसका अच्छा क्वेश्चन, ये ठीक है कि ये मैं समझा। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमसे पूछा कि क्यू में कितने कस्टमर खड़े हुए, एक हमसे पूछ रहा है कि 9 बजे क्यू में कितने कस्टमर खड़े। दो क्वेश्चन, ठीक है। एक तो हमसे पूछ रहा है कि क्यू में कितने कस्टमर खड़े हुए देख के आता, क्यू में कितने लोग खड़े हुए देख के आता। एक अपने से आके बोले कि तुम देखकर बताओ कि 9 बजे कितने कस्टमर क्यू में खड़े हुए। तो जब ऐसे एक सर्टेन पॉइंट दे देते हैं ना अपने, सर्टेन, ठीक है, जैसे तुम एक चीज समझो, रेस्टोरेंट के अंदर सैटरडे संडे नाइट को ज्यादा भीड़ होती होगी और दिनों से, है ना? तो उनके अंदर अगर सैटरडे संडे नाइट को ज्यादा भीड़ होती है और दिनों से, तो सर्व करने वाले एक्स्ट्रा लोगों को हायर करते होंगे। खाना बनाने वाले भी एक्स्ट्रा होते होंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है कि हमें पता है कि आज हमारे पास अराइवल रेट ज्यादा होगा, हमारे पास ज्यादा कस्टमर अराइव होंगे। तो अगर हमारे पास ज्यादा कस्टमर अराइव होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी तैयारी करनी पड़ती है। तो लेकिन वो ऐसा रेगुलर नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता है, और उसी पॉइंट को बोला जाता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जब मैं ना स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था, तो एक तो शेयर मार्केट खुलते ही, ठीक है, 3 बजे के बाद बिल्कुल तभी सबसे ज्यादा मेरे पास कॉल आया करते थे क्लाइंट से। तो मैं अगर उस टाइम की बात कर रहा हूं ना, पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ पीरियड की बात कर रहा हूं ना, तो उसके लिए मैं ई एन क्यू का फॉर्मूला अलग यूज करूं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब मैं पॉइंट ऑफ टाइम है ना शेयर मार्केट में दिन का बोल दूं, दिन में एक भी क्लाइंट का फोन नहीं आता था, मैं आराम से बैठ के लंच किया करता था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम, दो चीजों के बीच में फर्क समझना। एक क्वेश्चन तो है क्यू में कितने कस्टमर लगे हुए, और एक कस्टमर है कि एक क्वेश्चन है कि सैटरडे इवनिंग में कितने कस्टमर लगे हुए। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक क्वेश्चन तो रेगुलर है और एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ टाइम। सर
ऐसा पूछो, ई एन क्यू का मतलब क्या है? जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, एक क्यू में कितने कस्टमर खड़े हैं। मैंने कल ये बताया था ना, ये जैसे 4 कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं तो 3 कस्टमर क्यू में है। यहाँ पर अगर 4 कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं तो 3 कस्टमर क्यू में। ओके सर। ये है ई एन क्यू। ठीक है, यस सर। अब चलो, अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो अपना क्यूइंग थ्योरी है पेज नंबर 9। जैसे देखो, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सेकंड क्वेश्चन पर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, an airline is planning to open a satellite ticket desk in a new shopping plaza staffed by one ticket agent। मैंने पहले भी ये चीज बताई, ठीक है। ये है ना, अपने पास जो क्यूइंग मॉडल होता है ना, उस क्यूइंग मॉडल में मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी। एक बार देखता हूं मैं, शायद मैंने तुम्हें कल इसमें भी दिखाई थी या नहीं। नहीं, मैंने वो तुम्हें ना उस पे ही समझाया था। जो अपना क्यूइंग मॉडल होता है ना, उसमें अपने पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक सर्विस काउंटर वाले। मैंने कल ये चीज बताई थी तुम्हें। अपने कोर्स में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो एक सर्विस काउंटर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ। तो अपना ये क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि अपने पास में काउंटर है, अपन ने वहां पर काउंटर बना रखा है, लेकिन वहां पर एक ही एजेंट बैठा। It is estimated that request for ticket and information will average 15 per hour। जो हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है ना, वो रिक्वेस्ट कितनी आती है? 15 रिक्वेस्ट पर आवर हमारे पास में आती है। अच्छा, आना मतलब अराइवल रेट, तो अराइवल रेट हो गई 15। 15 कस्टमर हमारे पास में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में एक टर्म लिखी हुई है, मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें यहाँ पर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और एक टर्म लिखी हुई है, सर्विस के लिए नहीं लिखी, हाँ सर्विस के लिए लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन। ये है ना, ये टर्म है ना, तुम ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इस टर्म का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। अब तुम्हें एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, अराइवल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पॉइसन और सर्विस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हमारे पास जो कस्टमर का अराइवल पैटर्न होता है ना, वो हमेशा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है, और जो सर्विस होती है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती है। अब होता क्या है ये पॉइसन और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तुम लोगों में से किसी ने भी सीपीटी ट्राई किया है क्या कभी भी? सीपीटी ट्राई किया है? अच्छा, तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी? यस सर। यस सर। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी और एक चलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि उसमें उसपे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद मेरे को लेकिन इतना पता है कि अगर किसी ने सीपीटी की तैयारी की है ना, तो उसका पढ़ा हुआ होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने कभी ना कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा यस सर, बढ़िया है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन यानी क्यूइंग थ्योरी में सिर्फ इतना सा समझ लो, जो तुमको मैंने वो जो कंपाइलर दे रखा है, उस कंपाइलर में सिर्फ इतना सा कर लो। इस तरह से लिख लो क्यूइंग थ्योरी से पहले, अराइवल से पहले लिख लो अराइवल लिख लो पॉइजन और सर्विस लिख लो एक्सपोनेंशियल।
एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अराइवल पैटर्न होता है क्यूइंग थ्योरी में वो कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। तो वहां पे 4 ऑप्शन डाल देगा वो। पॉइसन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, बाइनोमियल होता है, नॉर्मल होता है। तो आंसर वुड बी पॉइसन। वो ये भी पूछ सकता है कि जो क्यूइंग थ्योरी में सर्विस पैटर्न है वो किस पर बेस्ड होता है, तो उसका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल। बस इतना सा याद रखो तुम, क्योंकि है ना ये पॉइसन और एक्सपोनेंशियल है ना, हर क्वेश्चन में होगा, हर क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर भी देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अराइवल जो हो रहा है ना वो फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्विस जो है वो है, नहीं सर्विस इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन है ना जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें जैसे देखो, अराइवल्स आर अज्यूम्ड टू बी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इसी तरह से हर क्वेश्चन में लिखा होगा, तो तुम ज्यादा इस पर ध्यान मत देना। बस तुम्हें मैंने इतना सा बता दिया है कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो अराइवल जो होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है और सर्विस जो होती है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। सिर्फ इतना सा याद रखना तुम इसके नाम से। अब बात करते हैं वापस से क्वेश्चन। टिकट्स के लिए जो इंफॉर्मेशन आती है वो आती है 15 पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द सर्विस टाइम इज अज्यूम्ड टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है तुम्हें लेना देना नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या है फिर पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। और आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस विद सिमिलर सैटेलाइट ऑपरेशन सजेस्ट दैट मीन सर्विस टाइम 3 मिनट्स पर रिक्वेस्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो सर्विस टाइम है ना, ठीक है, वो सर्विस टाइम है 3 मिनट्स पर कस्टमर, यानी एक कस्टमर को सर्व करने में 3 मिनट लग जाते 20 कस्टमर वो कर सकते हैं 1 घंटे हैं। में। बिल्कुल। तो हमारी जो सर्विस रेट होगी, सर्विस रेट को हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो सर्विस रेट होगी वो होगी 20 कस्टमर की, यानी हमारा जो काउंटर है वो 20 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेगा। अराइवल रेट और सर्विस रेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। अराइवल रेट सर्विस रेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है नो सर। नहीं? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले अराइवल और सर्विस रेट लिखो, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अराइवल और सर्विस रेट लिखना, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व। नेहा ये पूछ रहे हो कि 20 कैसे आया? हाँ हाँ, मैं वापस बता देता हूँ सर्विस रेट कैसे है। एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट्स। एक कस्टमर को सर्व करने में 3 मिनट्स लगते हैं। तो एक आवर में हम कितने कस्टमर को सर्व कर देंगे? एक कस्टमर को सर्व करने में अगर 3 मिनट्स लगते हैं तो एक आवर में हम कितने कस्टमर को सर्व कर देंगे? 20। तो वो अपनी सर्विस रेट को, फर्क समझना, सर्विस टाइम अलग है, सर्विस रेट अलग है। और म्यू का मतलब होता है सर्विस रेट, ना कि सर्विस टाइम। दोनों में फर्क समझना। जैसे कि मैं तुम्हारी क्लास लेने वाला हूं 1 घंटे, ठीक है, तो सर्विस टाइम है 1 आवर, लेकिन सर्विस रेट में 27 कस्टमर यानी 27 स्टूडेंट की सर्विस कर दूंगा 1 घंटे। ठीक है, तो टाइम वुड बी 1 आवर बट सर्विस वुड बी 27 स्टूडेंट्स। दोनों में फर्क समझना है ना। हो जाएगा प्रेरणा, नेहा, ये क्लियर हो गया तुम्हारा? ठीक है, अब देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द सिस्टम यूटिलाइजेशन, और अगर तुम फॉर्मूलाज देखोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला है अपना सिस्टम यूटिलाइजेशन, फर्स्ट फॉर्मूला है यूटिलाइजेशन रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब उसको अपन यहाँ पर पिक करते हैं। तो सिस्टम यूटिलाइजेशन हो गया P इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। और वैसे भी तुम समझो, समझ जाए, हमारा काउंटर कितने लोगों को सर्व कर सकता है? 20। लेकिन हमारे काउंटर पर पहुंच कितने लोग रहे? 15। तो इसका मतलब हमारा काउंटर अपने आप को केवल 75% पर 75% ही यूटिलाइज कर पा रहा। दिक्कत है फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। नो सर। चलो साथ के साथ सेकंड भी कर लेते हैं अपन, साथ के साथ सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर हम अपने आप को 75% यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारा काउंटर कितनी देर के लिए खाली है? आइडल का मतलब खाली है 25%। 25%। कैसे सॉल्व किया? अपने पास P0 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, तो इससे आंसर आ जाएगा 25%। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? सेकंड वाला कैसे किया सर? सेकंड वाला ना, सेकंड वाला ही पूछ रहे हो ना, तो सेकंड वाले में अपने को आइडलनेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी, आइडल होने का परसेंटेज। परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है। 0.7 तो प्रोबेबिलिटी और 70% एक ही चीज है ना। तो आगे सर, ऐसा आगे। समझो, ऐसा समझो कि अगर हम 75% अपने आप को यूटिलाइज कर, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ 25% हम खाली बैठे गए। तो उसके लिए हम P0 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। तो 1 माइनस 0.75, आंसर आ जाएगा 0.25। अब एग्जाम में तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? समझ लो, मान लो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो तुम लिखोगे सेकंड, उसके बाद लिखोगे परसेंटेज ऑफ टाइम, परसेंटेज ऑफ टाइम the agent will be idle और यहाँ पे आंसर आएगा पहले P0, फिर फॉर्मूला लिखोगे 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, ठीक है, फिर लिखोगे 1 माइनस 15 अपॉन 20, फिर लिखोगे 1 माइनस 0.75 और लास्ट में लिख दोगे 0.25। दिक्कत है ऐसे? अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है तो इसको हमें सर परसेंटेज में निकालना है क्या? हाँ, परसेंटेज में निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज या डेसिमल दोनों में लिख सकते हो, अगर एक ही बात डेसिमल है। में लिखेंगे तो क्या मतलब क्या इकाई होगी इसकी वजह से? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, रेशो और परसेंटेज की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट मेजरमेंट नहीं होता। ओके। कभी ऐसा लिखा है कि अपने 70% किलोग्राम? नहीं ना, परसेंटेज के आगे कुछ नहीं लगता यूनिट मेजरमेंट। परसेंटेज देखो तीन चीजें होती है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, जिनकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व, ठीक है। तो तुम एग्जाम में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तुम लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स waiting to be served। फिफ्थ वाला ये है सर इसमें? देखो अब देखो मैं बता दूं,
सबसे पहले बात करते हैं, देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है? ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसे फॉर्मूला में कंफ्यूजन। दो फॉर्मूला चलते हैं अपने पास में, एक तो चलता है नंबर का और एक चलता है वेटिंग टाइम। जब तुमने एक फॉर्मूला देखे होंगे तो देखो फॉर्मूला में एक तो चलता है ई एन का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखो ई एन वाला फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ये रहा ई एन, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो ये रहा ई एन, ये रहा ई एन और ये रहा ई एन। और एक फॉर्मूला चलता है डब्ल्यू वाला, और डब्ल्यू वाला ये रहा ई डब्ल्यू, ये रहा और ई डब्ल्यू ये रहा। फर्क समझो, डब्ल्यू हमेशा टाइम का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू हमेशा टाइम का फॉर्मूला होता है, चाहे वो क्यू का हो चाहे वो सिस्टम का हो। और एन हमेशा नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी अपन से क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है या नंबर पूछ रहा है? अपने से क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है या नंबर पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। तो इसका मतलब अपना जो फॉर्मूला लगने वाला है ना, वो लगने वाला है ई एन वाला। अब अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्यू वाला लगेगा या सिस्टम वाला लगेगा, अपन ये डिसाइड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर जो अपनी सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं। तो कस्टमर अपनी सर्विस के लिए कहां पर वेट करता है? क्यू में। कस्टमर अपनी सर्विस के लिए क्यू में वेट करता है, तो फॉर्मूला लग जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा था अपना 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन 20, और 20 माइनस 15 करेंगे तो 5, आंसर आ जाएगा 2.25 कस्टमर। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कि यही फॉर्मूला एक बार क्यों वापस था? बता दो सर कस्टमर पॉइंट में कैसे आएगा सर? अरे आ सकता है, मैं बताता हूँ वो कैसे आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। मैं पहले तो बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला अपन ने क्यों यूज किया। देखो अपने पास दो तरह के फॉर्मूला, या तो ई डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है या ई एन का फॉर्मूला, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है टाइम, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वेटिंग टाइम को, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर। तो हमसे इस क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा था या नंबर पूछ रहा था? क्वेश्चन पढ़ के देखो, नंबर नंबर पूछ रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ई एन का, ये तो हमें पता लगा, ठीक है। अब आगे ये पूछ रहा है कि कितने कस्टमर सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन को अगर मैं पूरा समझूं तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि कितने कस्टमर सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं। यस सर। तो सर्विस के लिए वेट करने वाले कस्टमर खड़े होते हैं क्यू के। मैंने कल भी ये चीज बना के समझाई। वेटिंग फॉर सर्विस वाले कस्टमर कहां पर खड़े होते हैं? वो खड़े होते हैं क्यू में। तो इसलिए अपन इसके लिए ई एन क्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ई एन क्यू का फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। अपन ने सारी वैल्यू लिख ली, आंसर अपन ने निकाल लिया, आंसर आ गया 2.25 कस्टमर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा वेटिंग तो 14 ही करेंगे ना? क्या? वेट तो 14 करेंगे जब 15 कस्टमर आते हैं अपने पास, तो तो एक 15 तो एक वैसे साथ थोड़ी आ डायरेक्ट जाते हैं, जाएगा। 15 एक नहीं साथ सर। थोड़ी आ जाते हैं, 1 घंटे में आते हैं वो तो। अच्छा। अभी 2 आए, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और 3 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, ऐसे एक साथ थोड़ी आ रहे 15 कस्टमर, ओके। है ना। वो 15 कस्टमर जो आ रहे हैं वो तो 1 घंटे में आ रहे हैं। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो 15 कस्टमर 1 घंटे में आते हैं, ना कि एक साथ। दोनों में फर्क है। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये आया मेरे पास में कि सर ये 2.25 कैसे आ गया? कस्टमर तो पॉइंट में होते ही नहीं। ठीक है, मैं मान लिया कस्टमर कभी भी पॉइंट पे नहीं होते। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके, एक क्वेश्चन, 5 फैमिली हमने देखी और उन 5 फैमिलीज में कुछ बच्चे थे।
तो एवरेज एक फैमिली में कितने बच्चे? एवरेज एक फैमिली में कितने बच्चे? एक तो होगा ही होगा। नहीं, एवरेज करके बताओ ना मेरे को, एवरेज कितने करोगे? एवरेज 1.6 आ रहा है। 1.6 ऐसे करोगे ना, यानी तुम बोलोगे 1.6 चिल्ड्रन पर फैमिली, ऐसा बोलोगे? हाँ तो 1.6 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं कि 1.6 चिल्ड्रन, एक तो पूरा बच्चा और एक 60% ही है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो तुम बोल दोगे सर इसको राउंड ऑफ करके अपन 2 कर। अगर तुम बोल रहे हो 2 चिल्ड्रन पर फैमिली, तो फिर तो 10 बच्चे हो जाएंगे टोटल। तो क्या 10 बच्चे हैं क्या टोटल? नहीं, एवरेज जब करते हैं ना अपन, तो एवरेज करते टाइम अपन डेसिमल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज करते टाइम हम डेसिमल यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ कितना पर आएगा x, फिर, कितने आएंगे फिर ये बताओ, फिर एक फैमिली में कितने बच्चे आएंगे, मैं फिर बताता कैसे हूँ, पता मैं लगेगा? 1.6 चिल्ड्रन ही आएगा आंसर। एक्सपेक्टेड का मतलब एवरेज ही होता है, एवरेज के अंदर आंसर जो आता है ना वो डेसिमल में आ सकता है। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, 2.25 का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये 4 घंटे में 10 कस्टमर खड़े हुए हैं। 4 घंटे के अंदर 10 कस्टमर हमारे यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। 4 घंटे में 10 कस्टमर, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर? 2.5 2.5 हो गया क्या? 2.5 हो उसकी गया। सर्विस और चल रही है, कहने का मतलब ये हो गया कि 2 की हो गई और तीसरे की सर्विस चल नहीं रही नहीं है। नहीं, 2.25 कस्टमर लाइन में लगे हुए, इसका मतलब ये है एवरेज डेसिमल में आ सकता है, एवरेज डेसिमल में आ सकता है। तो एवरेज का अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? एवरेज अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसको डेसिमल में रखना है, अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। अपन ऐसे नहीं बोल सकते, फिर तो वही बोलेंगे कि एक बच्चा तो पूरा है और एक बच्चा 60% ही विकसित हुआ है, यानी डेवलप हुआ है। अब तुम विकसित सर्कल जोड़ लोगे, एक बच्चा 60% ही डेवलप हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। सर फिर इसमें हर ऐसे नहीं बोल पॉइंट्स, सकते कि हाँ हाँ, जैसे दो तो वेटिंग में लग सभी रहे हैं और वेटिंग में है, ये तो सारे वेटिंग में है। नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व, ये तो सारे वेटिंग में चल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मत करो इनको। एवरेज जो आता है ना उसको हम डेसिमल में कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। 15 फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं। 15 फैक्ट्री है और 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक फैक्ट्री में एवरेज कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 6.6। तो अब कैसे हुआ? एवरेज में होता है, एवरेज में होता है। अब यही क्वेश्चन दूसरा होता है कि 15 फैक्ट्री में 100 वर्कर काम के लिए चाहिए। 15 फैक्ट्री में 100 वर्कर काम के लिए चाहिए, तो एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हो जाएंगे काम करने वाले? 6.6। तो हमें एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स को हायर करने की जरूरत पड़ेगी? तो 7 आंसर होगा, फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम एवरेज करते हैं ना, तो एवरेज का आंसर डेसिमल में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरेज टाइम अ कस्टमर will spend in the system। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, अपने को नंबर कैलकुलेट करना है या टाइम कैलकुलेट? क्वेश्चन पढ़ के देखो नंबर टाइम नंबर टाइम नंबर कैलकुलेट करना है या टाइम कैलकुलेट करना है? टाइम टाइम कैलकुलेट करना है। किसको ऐसा लग रहा है कि नंबर कैलकुलेट करना है? किसी को लग रहा है क्या कि नंबर कैलकुलेट करना है? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि इस क्वेश्चन में नंबर कैलकुलेट करना है?
किसी को भी लग रहा है तो एक बार पूछ लो। नहीं, चलो अच्छी बात है फिर तो हमें ये पता लग गया कि हमें इस क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना। अच्छा, टाइम कहां पर लगने वाला टाइम? सिस्टम। तो सिस्टम में लगने वाला टाइम मतलब EWS। ठीक है, फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, यानी 1 अपॉन 20 माइनस 50, यानी 1 अपॉन 5.2। और टाइम है ना, टाइम आवर्स में है अपने पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन आवर्स यूज कर रहे हैं। 15 कस्टमर पर आवर, 20 कस्टमर पर आवर यूज कर रहे हैं ना, तो 0.2 आवर्स आ जाएगा, या हम इसको 12 मिनट्स भी लिख सकते हैं। 0.2 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 मिनट्स भी लिखा जा सकता है। दिक्कत क्वेश्चन में हो गया सॉल्व सबका क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। सर 12 मिनट्स यानी उसको सर्विस लेने में और सर्विस लेने के लिए वो खड़ा रहा, टोटल 12 मिनट्स लगे उसको, है ना? हाँ, वो क्यू में भी रहा और उसके बाद उसको सर्विस भी मिली, तो टोटल उसको 12 मिनट्स लगे। कैसे लगे? अब चलो मैं एग्जांपल्स के लिए समझा देता हूँ कैसे लगे। मेरे को एक चीज कैलकुलेट करके बता दो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम कितना है? इतना से एक बार कैलकुलेट करके बता दो। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम एक बार कैलकुलेट कर। 3 3 सबका यही आंसर आ रहा है 3, यस सर। है ना? मतलब 3 कस्टमर हमारे पे, यहाँ पर ये काउंटर है, मान लो ये काउंटर है, तो 3 कस्टमर खड़े हैं। ठीक है, अब मान लो कि अब मैं चला गया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि 3 कस्टमर अगर खड़े हुए हैं तो मैं पहुंचूंगा तो यहाँ पर पहुंचूंगा। सबसे पहले वाले कस्टमर जो काउंटर पर खड़ा हुआ है उसको कितना टाइम लगेगा? सर्विस लेने में 3 मिनट लगते हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बंदे की सर्विस करने में 3, तो 3 मिनट इसको लगेगा। फिर इसको सर्विस लेने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट 3 मिनट। इसको भी 3 मिनट लगेगा। फिर इसको सर्विस लेने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट। यानी 9 मिनट तक तो मैं क्यू में लगा हुआ हूं, जब तक इन तीनों की सर्विस नहीं हो जाती। जब तक इन तीनों की सर्विस नहीं हो जाती तब तक मैं क्यू में लगा। ठीक है, 12 मिनट हो जाएगी टोटल। अब मेरे को भी 3 मिनट लगेंगे, मैं भी तो सर्विस लूंगा ना मेरी, तो मेरे को टोटल 12 मिनट सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो वो ये 12 मिनट ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अगर तुमसे ये बोला जाता कि क्यू में कितनी देर रहना पड़ेगा, तो इस पैटर्न के हिसाब से, जो ऊपर मैंने पैटर्न बना रखा है, उस हिसाब से क्यू में कितनी देर रहना पड़ेगा? 9 मिनट 9 मिनट रहना पड़ेगा ना। तो अगर मैं वेटिंग टाइम इन क्यू कैलकुलेट करूंगा ना, तो वो 9 मिनट ही आएगा। देखना, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100, 0.15 अपॉन 100 हो जाएगा।
15/100 0.15 और 0.15 को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा? 9. ये आंसर आएगा इसका। सर ये तो ऊपर 3 मिनट वाला समझ में नहीं आया क्या क्या? सर, जो 3 मिनट्स वाला बताया ना आपने, समझ में ये नहीं तो आया क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखो, सर्विस टाइम एक कस्टमर को सर्व करने में 3 मिनट लगते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है यस सर, आ गया सर समझ में। है ना? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ना दो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन द सिस्टम और द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। मेरे को एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ और एक बार फॉर्मूला भी चेक करके बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए तो तुम्हारे इसमें हिसाब से। एक्सेप्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्सेप्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, यानी हाँ। ENS बोल रहे हो तो? हाँ, नहीं EWS सर, वेटिंग। नहीं, PN वाला। बिल्कुल इसमें PN का फॉर्मूला लगेगा, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन द सिस्टम और फॉर्मूला दिखाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ N कस्टमर इन द सिस्टम। लैम्डा अपॉन म्यू फिर ब्रैकेट। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, हाँ, थर्ड वाला। थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो अब क्वेश्चन नंबर अच्छा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को जानती, अच्छा तुम लोगों ने कौन से क्वेश्चन के लिए बताया था? 9। अच्छा 9 तुम आंसर बता रहे थे शायद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। No, sir. तो अब इसको सॉल्व करके बता दो मेरे को, दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकाल के बता दो। ई पॉइंट पे दो क्वेश्चन है, 0 कस्टमर वाला और 4 कस्टमर वाला, दोनों आंसर निकाल के। .079। सर 0.003325 आ रहा है। कौन से क्वेश्चन का आ रहा है, 4 कस्टमर वाला या 0 कस्टमर वाला? सॉरी तुमने सर, अभी गड़बड़ हो गया। 4 का तो 0.079 ही आ रहा है हाँ 4 का 0.07 और 0 का 0.25 आएगा। हाँ 0 का 0.25 मैंने लिख दिए, देखो दोनों आंसर लिख रखे हैं। 0 के नीचे 0.25 लिखा हुआ है और 4 के नीचे 0.07। फोर वाले 0.079 आ रहा है ना? बिल्कुल 0.079 आ रहा है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा किसी के और अलग आंसर आ रहे हो तो वो बता।
जीरो वाले के 0.1875 आ रहा है। नहीं, जीरो वाले का 0.25। 25 कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? लैम्डा अपॉन म्यू। एक मिनट रुको, तुमने फॉर्मूला लगाया है लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n, हाँ है ना, इनटू 1 माइनस लैम्डा। हाँ ठीक है, लैम्डा अपॉन म्यू कितना आ रहा है? 0.75, यही आ रहा है ना? उसकी पावर n कितने लिखूं? 0 और 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू 0.25। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो इसका रिजल्ट आ गया 0.25। मल्टीप्लाई बना तो पॉइंट, जैसे 0.75 इंटू फिर वैसे। तो 0.75 की पावर 0 है ना पहले तो। हाँ तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 आता है। हाँ 1 हो गया। तो तो 1.25 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 हो जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई हुआ ना। दोनों अलग अलग है, एक साथ थोड़ी है दोनों। एक तो है 0.25 से। ये, देखो मैं समझाता हूँ। एक तो है ये और एक है ये। सर 0.75 है, इसकी पावर 0। 0.75 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया ना। और 1 जब 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 की तो आएगा रिजल्ट। 0.75 की पावर 0 है सबसे पहले। पॉइंट से, हाँ 0 है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? सब 1 कैसे है? 0.75 नहीं है। नहीं आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है हमेशा। वो तो पावर 1 होगी ना, या फिर नहीं, ये नहीं, पूरा। किसी भी नंबर की पावर 0 का रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ओके सर। तो 0.75 की पावर 0 का रिजल्ट 1 आएगा। नंबर कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो रिजल्ट 1 आता है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को फटाफट से, मान लो ओके सर। ऐसे रैंडम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, कोई इसका कोई लेना देना नहीं। 5 की पावर 0 कितना रिजल्ट आएगा? 1 ही आएगा फिर। 1 ही आएगा, ठीक है। और 0 की पावर 5 कितना रिजल्ट आएगा? कोई भी बता दो, कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा, 0 है ना। अच्छा, 0 इसका सर। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, और किसी भी 0 की पावर कोई भी नंबर 0 होता है, यही है ना इसका मतलब। अब 0 की पावर 0 क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ? 0 की पावर 0, 1 0 की पावर 0 1 होता है। 1 आएगा, 1 आएगा ना। अरे तो तुम ये वाला बोल रहे हो कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, लेकिन इस वाले को भी तो यूज कर सकते हो आपने कि 0 की खुद नहीं पावर तो कोई बोला भी नंबर। किसी भी। अरे मैंने तो बोला, मैं हाँ तो कब वही मना तो। कर रहा हूं? मैंने नहीं बोला। मैं कब मना कर रहा हूं? मैंने नहीं बोला, मैंने तो बोला है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 5 की पावर 0 अगर 1 है, ओके सर। 0 की पावर 5 अगर 0 है, तो 0 की पावर 0 कितना होगा? 0 ही होगा। मैं तो ये बोल रहा हूं, नहीं 1 होगा। इसमें ये वाला रूल अब नहीं सर लगता। ये सिर्फ एक नंबर के लिए ये वाला रूल काम में नहीं आता, वो होता है 0 की पावर 0 मैंने के लिए पहले काम। 1 बोला था, अब है मैं ना, बोले 1 अभी नहीं आप आएगा। कंसेप्ट में मत जाओ, नहीं कंसेप्ट में मत जाओ, कंसेप्ट में मत जाओ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसी को कोई दिक्कत पूछ लो। 5 क्वेश्चन अपन ने किए क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, एक क्वेश्चन शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन द सिस्टम, यानी सिस्टम का मतलब हो गया, ना ही कोई कस्टमर लाइन में लगा हुआ है, ना ही किसी कस्टमर की सर्विस चल रही है,
ना ही कोई कस्टमर लाइन में लगा हुआ है, ना ही किसी कस्टमर की सर्विस चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर खाली पड़ा हुआ है, यही हुआ ना? काउंटर खाली पड़ा हुआ है, यही हुआ इसका मतलब। तो अगर काउंटर खाली पड़ा हुआ है तो अपन आइडल लेस वाला फॉर्मूला भी तो काम में ले सकते हैं आप, कि सिर्फ आइडल लेस का फॉर्मूला लगा, नहीं? अगर काउंटर खाली है मतलब काउंटर आइडल है, तो अपन आइडल लेस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और अगर अपन आइडल लेस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस लेफ्ट अपॉन व्यू और आंसर आ जाएगा 20। 0.25 उससे भी सही है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से एक बार ट्राई करो, पढ़ के देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ एक बार पढ़ के, कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है और म्यू की वैल्यू। सर लैम्बडा की 20 है लैम्डा म्यू है की 20 और म्यू है 24। और म्यू है 24। किसी को भी कोई दिक्कत है क्या इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने में? सीधी सीधी क्वेश्चन में गिवन है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ के देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ के देखो और मेरे को क्वेश्चन पढ़ के इतना सा बता दो कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने म्यू WS म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। के? नहीं नहीं, EWS EWQ ऐसा कुछ करके बताओ। EWS WS डब्ल्यूएस 1 अपॉन म्यू माइनस नहीं लैम्बडा। नहीं, EWS ना, EWS करेंगे सर। है ना? अच्छा EWS के अलावा और किसी के दिमाग में कोई दूसरा फॉर्मूला आया हो कि सर ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज किया जा सकता है, एक बार वो मेरे को बताओ। नहीं तो ठीक है, EWS करेक्ट है, EWS वाला फॉर्मूला यूज करो इस क्वेश्चन और आंसर निकालो। पॉइंट 25। 0.25 0.25 25%। अरे परसेंटेज में कैसे आएगा? टाइम पूछ रहा है ना, टाइम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर टाइम पूछ रहा है तो टाइम परसेंटेज में कैसे आएगा? आंसर आएगा 0.25 आवर्स। 4 मिनट 4 मिनट। अरे 3 मिनट। अरे हाँ 15 मिनट। 4 15 मिनट मिनट। कैसे आ गया? 4 मिनट कैसे आएगा? तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? ये आंसर आएगा या तो 0.25 परसेंटेज में नहीं, या तो 0.25 आवर्स या 15 फिर मिनट सर 15। 15 हाँ, या तो 0.25 या 15 मिनट, ये आंसर आएगा। परसेंटेज में कैसे करने लगे तुम टाइम को कैलकुलेट? ऐसे बोलते हैं कि कितने घंटे का पेपर है? 3%, 3% का पेपर है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। परसेंटेज में कब से कैलकुलेट करने लगे टाइम? तो ऐसी चीजों पर ध्यान दो, तुम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो, और तुम सीए में इंटर के स्टूडेंट हो, ऐसी गलतियां करोगे क्या? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4? सर यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, वो अभी सॉल्व नहीं करना है, ये अपने अभी सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ो, ठीक है? और पढ़ के मेरे को अराइवल और सर्विस टाइम, अराइवल रेट और सर्विस रेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में अराइवल और सर्विस रेट बता दो एक बार। सर 30 तो है अराइवल। 30 तो है अराइवल, और सर्विस 40। देखो सुनो, तुम बोल रहे हो 30 है अराइवल और सर्विस है 40।
और किसी का कोई और आंसर हो तो बता दो। Sir, तो lambda टाइम हुआ 36 ना सर। हाँ तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ आगे आगे lambda और हुआ किसी। लैम्डा lambda कितना हुआ? 36 लैम्डा हुआ 36 और म्यू mu हुआ 24 24। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो वो बता दो। सर ये मिनट्स में निकाला 36 और 24 मिनट में निकाला है। तो रेट तो कभी मिनट्स में निकलती नहीं ना, टाइम होता है मिनट्स में। टाइम ही तो बोल रहा हूँ सर, टाइम मिनट में निकाला है। अरे तो ये लैम्डा म्यू तो रेट होती है, टाइम कब से होने लग गया लैम्डा म्यू? लैम्डा म्यू तो रेट होती है। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो वो बताओ मेरे को एक बार। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो? क्वेश्चन नंबर 6 में लैम्डा और म्यू की वैल्यूज। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, तो तुम लोग पता नहीं क्यों थोड़ा सा अपना दिमाग काम में नहीं लेते। मेरे को एक चीज बताओ, एक कस्टमर को सर्व करने में 2 मिनट लगते हैं, ठीक है? एक कस्टमर को सर्व करने में 2 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में अपन कितने कस्टमर की सर्विस करते हैं? इतना 30 सा बताओ। कस्टमर, 30 30 कस्टमर। कस्टमर। तुमने कैसे निकाला 30 कस्टमर? कैसे तो ये निकाला? 2 दे रखा था ना, तो ये 2 हाँ, हाँ। अराइवल्स दे रखा है ना तुमने ये इसके लिए। किया क्या? तुमने ये किया क्या 60 मिनट्स को 2 से डिवाइड कर? हाँ सर। ऐसे किया ना तुमने? यानी तुम्हारे पास जो अवेलेबल टाइम था, अवेलेबल टाइम को तुमने एक कस्टमर के टाइम से डिवाइड कर दिया। यस सर। ऐसा ही है। अब सुनो, एक कस्टमर आता है 60 सेकंड्स में। एक कस्टमर आता है 60 सेकंड्स में, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आ जाएंगे? तो 1 घंटे में कितने 60। सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। 3600 सेकंड्स होते हैं ना। तो अपन इसको भी 60 से, यानी अवेलेबल को एक कस्टमर से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया 60 कस्टमर पर आवर। अच्छा ऐसे ही है, एक कस्टमर को सर्व करने में 40 सेकंड्स लगते हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल टाइम है 3600 डिवाइडेड बाय 40, तो मतलब 90। तो अगर तुम मिनट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो तुम सेकंड्स वाला क्यों नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व? अगर तुम ये मिनट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो सेकंड्स वाले में क्या प्रॉब्लम? तुम तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ कि बोला जैसे कि जयपुर से दिल्ली जाने में प्लेन से 1.5 घंटा लगता है और वापस आने में 90 मिनट्स लगते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? दोबारा बताओ ना सर एक बार ये। क्या 90 और 60? हाँ सर। चलो, एक कस्टमर को सर्व करने में 2 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर सर्व करते हैं? 30। तुमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया? कितना टाइम अवेलेबल है डिवाइडेड बाय एक कस्टमर को कितना टाइम लगेगा। अब ऐसे ही एक कस्टमर आता है 60 सेकंड्स में, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आ जाएंगे? तो अवेलेबल टाइम कितना है? इसमें 2 अराइवल्स दे रखा है ना सर। क्या अराइवल्स दे रखा है ना इसमें कि 2 अराइवल्स। 2 अराइवल के बीच में डिफरेंस है, यानी एक अभी आ गया तो एक उसके 60 सेकंड बाद आएगा, अच्छा अच्छा। उसके बाद अगला उसके 60 सेकंड बाद आएगा, उसके बाद उसका अगला उसके 60 सेकंड बाद आएगा, है ना? तो अगर 60 सेकंड बाद एक एक कस्टमर आ रहा है तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया ना। 1 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो 1 घंटे में कितने 60 कस्टमर आ हो रहे हैं? गए, 60 हो 60 गए सर। कस्टमर आ जाएंगे। वो 60 ऐसे निकलेगा। अच्छा किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या लैम्डा और म्यू निकालने में? यहाँ पर पूछ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ सर इसको सेकंड के बेसिस पे नहीं कर सकते, लाइक 60 डिवाइडेड बाय 40 तो 1.5 कस्टमर्स आ कर लो जाएंगे। ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वहां पर जो रिजल्ट लिखोगे ना वो तुम लिखोगे 1 Yes, कस्टमर पर मिनट और 1.5 कस्टमर पर मिनट। फिर आवर्स का रूल नहीं है वहां पर, फिर मिनट्स का रूल है वहां पर, है ना? दोनों ही करेक्ट है, आवर्स वाला भी करेक्ट है, मिनट्स वाला भी करेक्ट है।
दिक्कत? ओके सर। अब चलो पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेंथ वाला। एवरेज लेंथ वाला कौन सा फॉर्मूला? ऐसे बताओ, EWS, ENS, EWQ, ENQ, कौन सा फॉर्मूला? म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। अरे ऐसे नहीं, मेरे को इनिशियल्स बताओ उसका। मैंने जैसे बताया ना, EWS वाला लगेगा या EWQ वाला लगेगा, ऐसा बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। LNEQ है ना? LNEQ लगेगा। तो दूसरे हाँ। क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फिर दूसरे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है बताओ? दूसरे भी यही लग रहा है सर। अच्छा, तो ऐसे कैसे हो गया कि दो क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगे? सर फर्स्ट में ENQ। फर्स्ट में लगेगा ENQ, लग बिल्कुल सकता है करेक्ट। फर्स्ट में ENQ लगेगा, फर्स्ट में ENQ। चलो एक काम करो, एक काम करो, छोड़ो, आज तुम्हारी भी क्या है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, मेरी भी अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तुम एक काम करो, आज के लिए अपन ये सिर्फ दो ही क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का अपन ने सिर्फ लैम्डा और म्यू कैलकुलेट किया है और कुछ भी नहीं किया। अपन कल इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है, और मैं मीटिंग लीव Okay, sir. करके, और सबसे ऊपर राघव बैठा हुआ है, तो राघव मैं तुम्हें बना देता हूँ होस्ट, तुम नेक्स्ट को असाइन कर देना, ठीक है?
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट. I will share the screen. रुकिए. क्या स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम. Just a second. तो हमने स्टार्ट कर दिया था. सेक्शन पब्लिक डिपॉजिट्स हमने स्टार्ट किया था, राइट? डिपॉजिटर 2 तरीके के थे, याद होगा आप लोगों को. कौन कौन थे बताइए जरा. डिपॉजिटर्स पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड बोलो बोलो बच्चों बोलो. प्राइवेट. पब्लिक से भी और मेंबर से पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेंबर से भी कर सकते हैं ना. अच्छा आप बता रहे हो पब्लिक कंपनी दोनों से कर सकती है और प्राइवेट कंपनी केवल मेंबर से कर सकती है, यही हमने पढ़ा था. और पब्लिक कंपनी में हर कोई पब्लिक कंपनी नहीं. पब्लिक कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा उठाना है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने फ्रॉम द पब्लिक, तो इट हैज टू बी एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी शुड बी एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. और एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है? जिसकी नेट वर्थ बोला है कम से कम 100 करोड़ की होनी चाहिए, या फिर उसका टर्नओवर कम से कम एंड उसका टर्नओवर नहीं, या फिर और है और उसका टर्नओवर 500 करोड़ तक होना चाहिए. देन इट विल बी अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एंड साथ में उसने एसआर पास करवा लिया वो कंपनी में, तो ही वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. देखो आप एक कंपनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी है जिसकी नेट वर्थ है 90 करोड़ एंड उसका टर्नओवर है 450 करोड़. इसने एसआर पास करवा लिया है, इसने जनरल मीटिंग बुलवाई और इसने कंपनी में एसआर पास करवा लिया है कि हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे. एसआर पास हो भी गया. बताइए क्या ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है? Yes. हु सेड यस? कौन था ये? अरे नाम बताओ बच्चों, कौन था? Morley. है?
पब्लिक कंपनी नहीं है, ये कौन बोल रहे हैं भाई? यार इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी भाई, एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी तो है, एलिजिबल नहीं है। एसआर पास कराने से क्या होगा? यू हैव टू, योर नेटवर्थ शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 100 करोड़, या आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और तभी आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो, नहीं तो नहीं उठा सकते हो। बात समझ आ रही है क्या? इज दैट क्लियर? मैम ये एलिजिबल कंपनी नहीं है फिर? बेटा आवाज नहीं आई, वापस से बोल, थोड़ा सा लाउड बोल। मैम ये फिर नहीं है ना एलिजिबल कंपनी? ये नहीं थी एलिजिबल कंपनी, दिस इज नॉट एन एलिजिबल कंपनी बिकॉज इसकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं थी एंड इसका पेड अप भी 500 करोड़ से ज्यादा नहीं था। तो आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए आपकी नेटवर्थ भी उस लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आपका टर्नओवर उस लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, और साथ में एसआर पास कराओ। तीनों चीजों में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन कर लो आप। मान लीजिए किसी कंपनी की एग्जाम्पल है, किसी कंपनी की नेट वर्थ है 150 करोड़ एंड उसका टर्नओवर है 450 करोड़। कंपनी ने एसआर पास करवा लिया है, बताइए एलिजिबल पब्लिक कंपनी है क्या? यस मैम। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। दोनों में से कुछ भी बाहर हुआ साथ में एसआर, दोनों लिमिट में से कुछ भी बाहर हुआ साथ में एसआर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स पब्लिक से। टर्नओवर तो न्यू है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और लगा हुआ है बीच में, देख नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में तो और है, दोनों में से कुछ भी हो। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बोला है पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो एंड साथ में एसआर पास करवा, साथ में एसआर की कॉपी आरओसी को दियो। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स अगर ओआर पास हुआ है। ये समझना ये क्या है, ये सेक्शन होता है एक, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1C, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज C, ये डायरेक्टर्स पोर्शन में है एक सेक्शन। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के जितना लोन लेती है तो फिर उसको एसआर पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने इस लिमिट तक लोन लिया है तो केवल ओआर काफी है। भाई ये लोन लेने की तो बात कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो अगर आपने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के जितना पैसा उठाया है पब्लिक से, तो यू विल रिक्वायर ओआर ओनली। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, फ्री रिजर्व्स 50 करोड़, अगर आपने लोन लेना है 150 करोड़ तक का तो यू विल नॉट रिक्वायर एसआर, एसआर की जरूरत नहीं है, उसमें ओआर काफी है। लेकिन अगर आपको लोन लेना है 200 करोड़ तो यू विल रिक्वायर एसआर। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। मैं एक बार रिपीट करना। मैम वापस बता दो। वापस बता देते हैं बेटा, रुक जाओ। ये बोल रहे हैं आप एक बार एलिजिबल पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखो क्या है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर उसका टर्नओवर
500 करोड़ या उससे ज्यादा हो एंड साथ में उसने एसआर पास करवा लिया हो या फिर ओआर। एसआर बोला है कब पास होता है, जब सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी की लिमिट को क्रॉस कर गए हो आप, तो एसआर की जरूरत है, नहीं तो ओआर की जरूरत है। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी में लिमिट क्या दे रखी है कि अगर आपने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के टोटल से ज्यादा का लोन लेना है तो उस केस में एसआर रिक्वायर्ड होता है, और अगर इतने तक का लोन लिया है आपने तो फिर ओआर काफी है। अब समझ आया? यस मैम। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। मैं 1 मिनट, आई हैव टू कनेक्ट द चार्जर। चलो ठीक है, फिर ये था प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कौन नहीं एक्सेप्ट कर सकता डिपॉजिट्स? यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? पब्लिक से कौन नहीं एक्सेप्ट कर सकता डिपॉजिट्स? बोलो प्राइवेट बोलो। कंपनी। प्राइवेट कंपनी, राइट। आगे चलते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी देखिए, ये किन पे नहीं लगता? ऑब्वियस है बच्चों, इन पे नहीं लगेगा, बिकॉज इनका तो डेली का काम यही है ना। कौन किन पे नहीं लगेगा? इट विल नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सच अदर कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली इन पे नहीं लगेगा। ये तो लोन लेना देना, इनका तो यही काम है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गिविंग ऑफ डिपॉजिट्स, तो इन पे नहीं लगता है। अब एक तरीका है, मेंबर्स से अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो प्रोसीजर दे रखा है कि क्या क्या करना है मेंबर से मतलब एक तरीके से ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द कंपनीज, क्योंकि मेंबर से तो दोनों ही कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है ना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो रूल्स, व्हाट आर द रूल्स? तो रूल्स एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी आर। क्या करना पड़ेगा? ओआर पास करवाना पड़ेगा। मेंबर से पास करवा रहे हो, मेंबर से ले रहे हो डिपॉजिट, केवल ओआर। एक सर्कुलर और इशू करना पड़ेगा, इनफॉर्म डीपीटी 1। याद रखिएगा बच्चों, ये फॉर्म नंबर है डीपीटी 1। देखो डीपीटी इज रिलेटेड टू डिपॉजिट्स, है ना। डीपीटी कहां से, इनिशियल्स कहां से लिए? डिपॉजिट्स का ही तो बनाया है, तो डीपीटी कहीं और तो कोट कर भी नहीं सकते आप। तो डीपीटी 1 में आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या क्या बताओगे? कंपनी के अभी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी को मिली है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, कितने डिपॉजिटर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, टोटल अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड, और अगर मान लीजिए पहले भी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करा था आपने तो उसमें कितना अमाउंट अभी ड्यू बच रहा है, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली आप पैसा उठा रहे हो पब्लिक से, तो आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताओगे, कंपनी को अभी तक जो भी क्रेडिट रेटिंग दी है किसी और ने वो भी बताओगे, टोटल नंबर अभी कितने आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो वो बताओगे, प्रीवियस डिपॉजिट अगर एक्सेप्टेड है तो कितना अमाउंट ड्यू है वो बताओगे। फाइल और कॉपी ऑफ द सर्कुलर, आरओसी को दिए बिना तो कुछ भी नहीं पूरा होता। 30 दिन बिफोर द इशू से 30 दिन पहले आप आरओसी को सबमिट करिए। ये जो भी आपने पर्टिकुलर्स बनाए हैं यू विल सबमिट इट टू आरओसी। क्या फिर बोला है? इसके अलावा आपको याद होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की बात हुई थी कि आपको जो भी डिपॉजिट्स द कमिंग फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाले हैं, डिपॉजिट्स विच आर गोइंग टू मैच्योर इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका 20% नॉमिनल वैल्यू का 20% आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2018-19 इज द फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च 2019 को आप चेक करिए कितने आउटस्टैंडिंग, कितने डिपॉजिट्स का अमाउंट ड्यू है, उस अमाउंट का 20%, उस अमाउंट की नॉमिनल वैल्यू का 20% आपको डीआरआर में डालना पड़ेगा, और वो भी कब? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2018। यही बोल रहे हैं, देखिएगा
डिपॉजिट करिए such sum which shall not be less than 20% of the amount of its deposits maturing during the following financial year and capped in a scheduled bank in a separate account to be called as deposit repayment reserve account on or before 30th day of April each year. एक बार आप लोग ये देखिए, I have to connect charge. Hold for a minute. ये बात समझ आई DRR वाली? समझ आ गई होगी आई थिंक. फोर्थ पॉइंट इज डन. फिफ्थ देखिए, अगर किसी कंपनी ने सर्टिफाई दैट, एक सर्टिफिकेट बनेगा. हाँ जी बेटा. मैम ये 30th डे ऑफ अप्रैल ये वाला प्रोविजन समझ मतलब नहीं देखना बेटा, 2018-19 है तो आपको 31 मार्च 2019 को जो भी डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना है उनकी वैल्यू देख लो, उनकी नॉमिनल वैल्यू देखो. उस नॉमिनल वैल्यू का 20% आपको DRR बनाना पड़ेगा 30th अप्रैल 2018 को ही. समझ आया? 2019 31 मार्च को देखना है वैल्यू. तो आपको पता होगा ना कि इस साल कितने डिपॉजिट्स रीपे होने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होता है, एग्रीमेंट होता है पहले से ही. तो उस 2019 में जितने भी डिपॉजिट्स आप रीपे करोगे उसका 20% you have to deposit that sum in DRR. Clear तुषार? मैम क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट है certify that company has not committed any default in repayment of deposits or payment of interest, and where a default occurred the company made good the default. देखो क्या है, एक सर्टिफिकेट लगेगा. किस बात का? कि कंपनी ने आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं करा है. डिफॉल्ट किस में? इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, उसके इंटरेस्ट में. और अगर कर भी दिया था तो उसको ठीक करने के बाद व्हेन यू मेड गुड द डिफॉल्ट, उसके बाद 5 साल गुजर चुके. इस बात का डिफॉल्ट है, इस बात का सर्टिफिकेट है कि डिफॉल्ट नहीं करा है, और अगर करा भी था तो उस बात को 5 साल गुजर चुके हैं. राइट? आगे चलते हैं. प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट. फिफ्थ पॉइंट हो चुका है. सिक्स्थ देखिए कि आप सिक्योर करिए डिपॉजिट्स को.
सिक्योरिटी दीजिए। अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर सिक्योरिटी, राइट। बहुत ही इजी सा पॉइंट था। आगे चलते हैं। मैम ये सर्टिफिकेट कंपनी बना के देगी ना? हाँ हाँ, कंपनी बनाएगी जो एक्सेप्ट कर रही है ना, वही। मैम फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है हाँ, और उसने सर्टिफिकेट में ये बोल दिया कि हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। पेनल्टीज है यार बहुत जबरदस्त। ओके आने वाली कॉमन पेनल्टीज पढ़ोगे तुम आगे। अगर आपने डिपॉजिट्स के प्रोविजन नहीं माने हैं ना तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। देखिए ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि मैम मान लो सर्टिफिकेट अगर हमने फ्रॉड तरीके से बना लिया तो खूब पेनल्टीज है। कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज की कमी है क्या? खूब है। तो आपको मिल जाएगी पेनल्टी आगे, है ना। तो वो तो फॉर श्योर, बचोगे तो कैसे भी नहीं। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम। अब बात ये भी होती है कि मैम पकड़ में ही नहीं आया तो ठीक है, चलाओ काम। आपने डिपॉजिट डिफॉल्ट कर रखा था और अगर पकड़ में ही नहीं आया तो सर्टिफिकेट किसी के कि ये फ्रॉडुलेंटली बनाया है तो भाई चोर नहीं हो आप। जब तक पकड़े नहीं जाओगे तब तक आप चोर नहीं कहलाओगे। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। सर्टेन कंपनीज मतलब यहाँ पे सर्टेन कंपनीज का मतलब क्या है बताना जरा। एलिजिबल कंपनी। वेरी गुड। ये कौन था? मैम अक्षिता। वेरी गुड अक्षता। यहाँ पे एलिजिबल कंपनी की बात, और एलिजिबल में भी मैं आगे वर्ड जोड़ूंगी एलिजिबल पब्लिक कंपनी, बिकॉज पब्लिक से तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता ना डिपॉजिट्स का। एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती। तो सर्टेन कंपनी का मतलब है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब मतलब कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ये रहा प्रोसीजर। तो ये पहले तो वही समझा रहे हैं। अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ एट लीस्ट 100 करोड़ या फिर उसका टर्नओवर 500 करोड़ एंड उसने एसआर पास कर दिया हो तो क्या होगा? चलो तो देखते हैं क्या होगा। तो प्रोसीजर कैसे क्या फॉलो करना है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो बोला है may accept deposits from public other than its members, है ना। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अदर देन मेंबर्स मतलब पब्लिक से। फिर कंप्लाइंस। अब आपको ये सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 तो मानना ही पड़ेगा। मतलब DRR बनाओ, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ, नो डिफॉल्ट एग्जिस्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। एंड अगर डिफॉल्ट करा भी था तो उसको सही कर दिया और 5 साल गुजर चुके हैं। वो सारा प्रोसीजर तो सेम है, 73 सबसेक्शन 2 तो लग ही रहा है। इसके अलावा रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरबीआई से मिलके रूल्स आपके लिए बनाए हैं वो भी आपको पालन करना पड़ेगा। क्या बताएं ये नहीं बताया। प्रिस्क्राइब्ड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। रेटिंग आपको हर साल लेनी है। यहाँ पे वहां पे भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से रेटिंग लेनी थी, बट यहाँ पे तो एवरी ईयर जब तक आपके पास डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक का पैसा है, तब तक आपको हर साल क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। आप समझते हो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, है ना, इसने खूब सारे लोन ले रखे थे। अब हर बोरोवर से जो भी लोन लिया था उसको एक स्कोर मिलता है। उसका ये डिफॉल्ट देखा जाता है कि यार इसने कभी भी कोई रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करा था क्या, इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करा था क्या। तो इसको एक स्कोर मिलता है ऑन अ स्केल ऑफ 10। तो वो एजेंसी देती है, कुछ सर्टिफाइड एजेंसीज होती हैं वो ये स्कोर देती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोलते हैं उनको। तो रेटिंग इन लोगों को तो हर साल लेनी पड़ेगी। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग secured deposits from public shall within 30 days of such acceptance create a charge on assess of an amount not less than amount of deposits बोल रहे हैं। और अगर आपने सिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट्स भेज दिए तो बोला है 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन से आपने एक्सेप्ट करे ना उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आप सिक्योर कर दीजिए, अपनी असेट्स पे चार्ज क्रिएट करवा दो। सिक्योर कैसे करोगे? गिरवी रखोगे असेट्स को, है ना। कंपनी है हमारी ABC लिमिटेड, इसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं और वो भी सिक्योर्ड, मतलब अपनी असेट का एक पोर्शन सिक्योर करेगी
तो सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट के अमाउंट से कम नहीं। आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 100 करोड़, 100 करोड़ के असेट गिरवी रखना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, 30 days फ्रॉम द डेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है ना? आगे चलते हैं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बात करें तो एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड शैल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सही बात है यार, डिपॉजिट का रीपेमेंट हम थोड़ी बोलेंगे 10 साल 20 साल 30 साल, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बोलेंगे। ये तो एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग रीपेमेंट होगा। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा है 10 साल तो 10 साल बाद, 20 साल तो 20 साल बाद, 30 साल तो 30 साल बाद, जो भी है, जो भी पीरियड आपके टर्म एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस पीरियड के अकॉर्डिंग रीपेमेंट हो। इफ कंपनी फेल्स टू डू सो, और अगर कंपनी ने रीपेमेंट नहीं करा तो डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल, डिपॉजिटर पहुंच जाएगा, डिपॉजिटर अप्लाई करेगा किसके पास? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन सी? ट्रिब्यूनल मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा डिपॉजिटर, कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करा है आपने इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। आगे चलते हैं। मैम हाँ जी, मैम जैसे कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे 20 करोड़ के, ठीक है। और उसने 30 डेज के अंदर अपनी किसी असेट्स पे 20 करोड़ का चार्ज भी दे दिया था, मतलब गिरवी रख दी थी। एकदम करेक्ट। अब मतलब मैम किसी सिचुएशन की वजह से वो जो 20 करोड़ की असेट थी वो अब उस अमाउंट की नहीं रही, हाँ मतलब उससे कम अमाउंट हो गया उसका किसी भी रीजन से, हाँ तो फिर अब क्या हाँ। होगा? मतलब अब क्या करेगी कंपनी? तो दोबारा याद है असेट तुम्हें पे चार्ज डिबेंचर ट्रस्टी, याद है क्या तुम्हें डिबेंचर ट्रस्टी? यस मैम। उसका काम भी तो यही था। डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते थे हम, इसलिए अपॉइंट करते थे कि उसका नजर ही रहती थी कि हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स को आपने सिक्योरिटी दी है वो कभी भी बिलो द अमाउंट नहीं जाए, और अगर बिलो द अमाउंट चले जाती है तो ट्रिब्यूनल के पास चले जाते हो आप। तो मैम यहाँ पे यहाँ पर भी डिपॉजिटर ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कंपनी है। डिपॉजिट ट्रस्टी भी आएगा, अभी आने वाला है ट्रस्टी ओके मैम, ओके ओके। ना। वही इनके, ये सब खुद इतने सारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं, इनका कोई तो नेता होगा, तो वो नेता आने वाला है। चलिए ठीक है, तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एज पर द टर्म होगा। एक ये अच्छा प्रोविजन है, ये देखना है क्या है ये प्रोविजन। आना तो चाहिए यार, पूछा नहीं गया है कभी, पूछना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ये देखो कितना नया क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो हमारा, अरे यार हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं तो उनका क्या प्रोविजन है? मतलब हो सकता है ना आपने 2010 में, कंपनी ने 2010 में पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे, जब तक कंपनीज एक्ट 2013 आया नहीं था। अब उनका रीपेमेंट पीरियड है मान लीजिए 10 साल, मतलब उनका रीपेमेंट होना है 2020 में। तो इन डिपॉजिट्स का रीपेमेंट किस तरीके से करना है? कंपनीज एक्ट 2013 आते ही प्रोविजंस चेंज हो गए, लेकिन आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे इस एक्ट के आने से पहले, तो फिर अब रीपेमेंट किस तरीके से होगा? तो देखना, इफ एनी डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड the amount of such deposit or part thereof or any interest due thereon remains unpaid on such commencement, और इस दिन, कमेंस कब हुआ था ये? 1/4/2014 को, तो इस दिन डिपॉजिट्स का रीपेमेंट अभी ड्यू था, मतलब अभी तक आपने रीपेमेंट करानी है। रीपेमेंट कर ही दिया होता तो क्या ही दिक्कत थी, अभी ड्यू है। The company shall within a period of 3 months from such commencement or from the date on which such payment due file with the registrar a statement of all deposits accepted by the company and the sums remaining unpaid on such amount with interest and repay within 3 years. एक सेकेंड,
कर्सर को लाने में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। देखिए, तो बोला है कि अगर आपने इस एक्ट के आने से पहले, दैट इज 1/4/2014 में अप्लाई हुआ था, एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, इससे पहले अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 2010 में हमने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे और इसका रीपेमेंट होना है 10 साल बाद, दैट इज 2020 में रीपेमेंट ड्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्ट जब कमेंस हुआ ना, इससे 3 महीना, इस एक्ट से 3 महीना कितना हुआ, 1 अप्रैल से 3 महीना निकालिए। मैम 3 साल है ना? अच्छा सॉरी, 3 months. 3 months from such commencement or from the date on which such payment due. File with the registrar a statement of all deposit accepted by the company and the sums remaining unpaid. आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीना खत्म होता है हमारा 30 जून 2014, और अगर मान लो डेट ऑफ रीपेमेंट इससे भी पहले थी, मान लीजिए आपकी रीपेमेंट डेट है 31 मई 2014, फॉर एग्जाम्पल 31 मई 2014 को जाने, इन दोनों में से जो भी डेट पहले, the company shall within a period of 3 months or from the date on which such payment due, मतलब 31 मई, तो दोनों में से जो भी डेट पहले है उस दिन रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट फाइल करेगी कि कितने आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे और कितना रिमेनिंग है और इंटरेस्ट के साथ, एंड साथ में उनको रीपे और कर देगी 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम सच कमेंसमेंट और ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड विच एवर इज अर्ली। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तभी आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 अप्रैल 2010 को 20 करोड़ के डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे एंड उसका रीपेमेंट पीरियड है, रीपेमेंट ले लेते हैं हम 7 years, 7 साल बाद रीपे हो जाएंगे, दैट इज 1 अप्रैल 2017 को इसका रीपेमेंट पीरियड है। तो बीच में कंपनीज एक्ट आ गया, 1/4/2014 से कंपनीज एक्ट आ गया, तो जैसे ही 1/4/2014 आया तब तक रीपेमेंट ड्यू ही था, प्लस इंटरेस्ट भी लगता गया इस पे। तो अब 2014 को आपको क्या करना है, 3 महीना है ना, मतलब 30 जून 2014 और डेट ऑफ रीपेमेंट, ये तो बहुत लेट है, तो दोनों में से जो भी पहले, मतलब 30 जून को एक रिटर्न तैयार करनी पड़ेगी। आप एक रिटर्न तैयार करिए जिसमें आप आज तक आपने जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और इनका इंटरेस्ट ड्यू था उसकी एक रिटर्न तैयार करके आरओसी को भेजो, ठीक है ना। और रीपेमेंट देखो कब हो जाएगा, रीपेमेंट बोला है इस एक्ट के आने से 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 2014-15 गया, 15-16 गया और 16-17, दैट मीन्स 31 मार्च 2017 को तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। आपकी ड्यू डेट क्या थी, 1 मई 2017, लेकिन 31 मार्च 2017 और 1 मई 2017 विच एवर इज अर्लियर, 31 मार्च तो आपको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे डिपॉजिट्स जो आपने कंपनीज एक्ट आने से पहले लिए थे तो उनका रीपेमेंट बोला है एक्ट आने से 3 साल और रीपेमेंट पीरियड विच एवर इज अर्लीस्ट। ये रिटर्न का तो बीच में एक प्रोसीजर है, रिटर्न का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ये याद रखो भाई, इसका रीपेमेंट कब तक हो जाएगा, 3 years from the commencement of the act or expiry whichever is earlier। समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है, और बाकी लोग प्रॉब्लम पूछ लो, प्रॉब्लम ऐसे मत बोलना मैम, रिपीट कर दो, ऐसे बोलना मैम ये पॉइंट नहीं आया, बहुत फर्क होता है दोनों बातों में। मैम अगर रीपेमेंट 2018 है और 3 साल लेने तो हाँ, हाँ, 17 में ले करना लो। पड़ेगा रीपेमेंट तब भी। ठीक है, अगर ये बोल रहा है, शशांक बोल रहा है कि मैम अगर मान लीजिए रीपेमेंट ईयर है आपका 1 अप्रैल 18 कर दूं, यस मैम। है ना, तो 14 से 3 साल कब खत्म होंगे, 31 मार्च 2017 और 18 विच एवर इज अर्लियर, इस दिन होगा रीपेमेंट। तुम क्वेश्चन दूसरा Okay, लेते, ma'am. मान लो 31 दिसंबर 2015 है रीपेमेंट, तो फिर कमेंसमेंट से 3 साल
3 साल खत्म होते हैं 31 मार्च 2017 को, और 15 31 इस दिन तो ड्यू डेट है ही रीपेमेंट की, दोनों में से अर्लीस्ट इस दिन रीपेमेंट होना है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। पनिशमेंट, ये लो पनिशमेंट भी आ गई है। If a company fails to repay the deposits or part thereof or any interest thereon, ये देखो रीपेमेंट का डिफॉल्ट है, आपने रीपे नहीं करा डिपॉजिट का अमाउंट, उनके इंटरेस्ट का अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और एक्सटेंडेड टाइम, आपको एक्सटेंडेड टाइम भी मिल गया था तो भी आपने रीपेमेंट नहीं करा, फाइन है मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे फाइन है मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़, जेल मिनिमम मैक्सिमम 7 साल। और दो लग रहा है थोड़ा सा भारी, पहली बार इतनी भारी पेनल्टी आई है। डिपॉजिट्स का अगर आपने रीपेमेंट नहीं करा, उसके इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं करा, तो देखो मिनिमम 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट पेनल्टी और मैक्सिमम 10 तक की कंपनी पे। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25 लाख और 2 करोड़, मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है और दोनों हो सकते हैं। ये किसकी है? रीपेमेंट नहीं करा उसकी। अब आगे आते हैं डैमेजेस फॉर फ्रॉड। डैमेजेस फॉर फ्रॉड बोल रहा है if the company fails to repay and it is proved the deposits had been accepted with an intent to defraud the depositor, कंपनी ने डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं करा और साथ में किसी ने ये प्रूव कर दिया, एंड लगा हुआ है, कि कंपनी ने कंपनी का इंटेंशन ही डिफ्रॉड करने का था, वही पता लग गया कि आपने ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह गलत थे, यही होगा, प्रूफ दे दिया कि कंपनी का इंटेंशन ही डिफ्रॉड का था, पहले से ही शुरू से ही कंपनी डिफ्रॉड करना चाह रही थी। तो बोला है एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट shall be personally responsible without any limitation of the liability। ये लो, ये बढ़िया लगा। अब आपको ये क्वेश्चन आया था, किसका आया था आई डोंट नो, याद नहीं है कि मैम अगर वो गलत सर्टिफिकेट दे दिया तो पर्सनल लाइबल हो जाएंगे। पर्सनली लाइबल मतलब घर की असेट्स बेचेंगे लेकिन चुकाना तो पड़ेगा आपको। पर्सनली यू विल बी लाइबल फॉर ऑल द डेट। चलिए ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73, 76 और अलग और पेनल्टी है लो। 73 और 76 मतलब वो जो प्रोसीजर था ना कि आपको ये DRR बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो अगर आपने प्रोसीजर फुलफिल नहीं करा, मतलब 73, 76 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो क्या होगा देखिए। बोला है इफ अ कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर 73 और 76, or if a company fails to repay the deposits within the time specified, punishable 1 crore minimum, maximum 2 into amount of deposit whichever is lower। sorry, minimum fine है 1 crore या फिर amount of deposit into 2 whichever is lower, इन दोनों में से जो भी lower वो minimum fine है, maximum 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मिनिमम 25 लाख 2 करोड़, वही सेम है, ये एक थोड़ा सा चेंज हो गया। इफ इट इज प्रूव्ड कि कॉन्ट्रावेंशन जो करा है वो नोइंगली करा है, विलफुली करा है, जानबूझ के किया है, तो 447 और लग जाए। अब खुश है, ये क्वेश्चन किसका था? मेरा था, तुषार, राइट? समझ आ गया तुषार? यस मैम। है ना? इतने एक्सटेंसिव प्रोविजंस आप करके तो देखो, आप ये काम करके तो देखो, इतना जबरदस्त पेनल्टी लगेगी, जेल 7 साल तक की जेल और होगी। मैम वो तो जब पकड़े जाएंगे तब ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हंसी आ गई इसके चेहरे पे, मैम पकड़े जाऊंगा तब ना, पकड़े नहीं जाऊंगा मैं ऐसा काम करूंगा जो पकड़े नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है ना? तो दैट वाज ऑल अबाउट डिपॉजिट्स। हमारा खत्म होता है यहाँ पे डिपॉजिट्स। आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कल से, ठीक है? एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट से देख लीजिए। डिपॉजिट्स होते क्या है पहले ये देखना, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट टू द कंपनी अदर देन वो 17 आइटम नहीं होते डिपॉजिट्स।
उसके अलावा डिपॉजिटर कौन होता है? मेंबर हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी केवल मेंबर से ले सकती है, पब्लिक कंपनी आउटसाइडर से ले सकती है, बट इट शुड बी एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इसके अलावा बोला गया कि प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर एक DPT 1 फॉर्म भेजना पड़ता है जिसमें सारी बातें लिखनी पड़ती है। इसके अलावा आपको DRR बनाना पड़ता है 20% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। इसके अलावा कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा हो इन रीपेमेंट, और कर भी दिया है तो उसको ठीक कर दिया, और ठीक करे हुए 5 साल गुजर चुके हो। SR भी याद रखना, वो SR, ठीक। और अगर आप आउट मेंबर से एक्सेप्ट करने का तो ये प्रोसीजर है, और अगर पब्लिक से एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए अलॉन्ग विद कंसल्टेशन विद RBI, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी एवरी ईयर। इसके बाद तो आपने क्या ही पढ़ा, रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं करते हो तो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर देता है डिपॉजिटर। ये बिफोर वाला एक प्रोविजन था, पनिशमेंट तो खतरनाक है ही। दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं भाई? 9 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें अक्षता तो प्रीवियस बैच की है, दिव्य, मुरली, नवीन, नेहा, प्रेरणा अभी प्रीवियस की है, तुषार, शशांक, ओहो, वेयर इज वो कहाँ है? अर्पिता भी नहीं है इसमें, और प्रिया भी नहीं है। कहाँ है ये लोग बच्चे? दिव्य तो था ही, दिव्य कहाँ है? दिव्य तो है ही भाई। क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो क्लासेस, ये तो बताओ। खैर तुमसे तो क्या ही पूछूं, तुम तो अटेंड कर ही रहे हो। क्लासेस अटेंड करो भाई, अपने भाई बंधु। ये तुषार, वेयर इज हिमांशु? फोन ठीक नहीं हुआ क्या उसका? मैम वो यूपी चला गया ना, तो फिर अभी क्लासेस कम ही ले रहा है, बोल दूंगा मैं उसको। अच्छा, क्लासेस ही नहीं लेगा वो? मतलब कम ले पा रहा है क्योंकि वहां सब घूमने वूमने में चला गया। हाँ, अच्छा, कोरोना नहीं है क्या वहाँ? मैम कम है, बहुत कम। यूपी में? नहीं, यूपी में तो है लेकिन हाथरस में कम है, जिस सिटी में हम रहते हैं। अच्छा, वहाँ केसेस नहीं है तो वो आराम से घूम पा रहा है। और क्लासेस मिस कर रहा है जबरदस्त तरीके से। वैसे ही उसको तो पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता था, और वो और मैम lenient हो उसने गया। ना वो अर्जुन छाबरा सर हैं कोई, उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो वहां से कर लेता है अगर यहाँ पे लॉ की क्लास रह जाती है तो उसका इतना कोई अच्छा लॉस नहीं होता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, ओके। ओके। और बाकी ये रचित और ऋषभ, ये लोग तो किसी भी तो क्लास में नहीं थे मैम। वो किसी में भी नहीं आते हैं। चलो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं कल विद द न्यू चैप्टर्स। आज वाला क्लियर है एकदम? यस मैम। यस मैम। है ना? आज राइटिंग पैड आया हमारे पास, तो आप लोग को काफी समझ आ ही गया होगा। इतने टाइम से नहीं था, राइटिंग पैड की वजह से काफी इजी हो जाएगा आपके समझने में ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो बेस्ट ही होता है यार, नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, PDF सेंड करती हूँ, ठीक है।